आदमी टोपी नहीं पहन रहा है, हाँ। ना कभी मस्जिद जा रहा है। हाँ। वो लोग उनका वोट बैंक बना लिया और ये लोग एकजुट इधर भी नहीं हो पाए, दोनों चला गया उनके हाथ से। वो तो कभी वोट दिया नहीं, या इनका भी वोट चला गया। मुस्लिमों ने वोट डाला है तो लगभग 9 से 10 लाख के करीब में मुस्लिम वोट पड़े। तो अगर आप अपने वोट परसेंटाइल में इतना डिक्रीमेंट दिखाएंगे, इतना निचले स्तर का वोट परसेंटेज आपका आएगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है उससे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको मंत्री पद आपको दे किसी कैबिनेट में। मतलब मुस्लिम का वोट तो मिला ही नहीं, ऊपर से हाँ। हिंदू भी नाराज हो हाँ गया। क्यों तुम उनके प्रति क्यों जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ। मोदी मुसलमानों पे अत्याचार करता है। पूरी दुनिया में ये फैलाया जा रहा था कि मोदी की गवर्नमेंट के अंडर में मुसलमानों पे अत्याचार होता है। तो ऐसे अत्याचारी, ऐसे तानाशाह, ऐसे मतलब एक तरीके से इतने ज्यादा खूंखार आदमी के अंडर में आपको मिनिस्टर बनना क्यों है? देख लो कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा, सारा विपक्ष एकजुट हो गया, कह रहा ठीक किया कि वो उसकी भावनाएं थी जो व्यक्त हो गई। अरे भाई भावनाएं थी ऐसे तो किसी पे भी व्यक्त हो सकती हैं। कन्हैया कुमार को भी जब उसने थप्पड़ मारा तो वो भी सही था, है ना। केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा फिर तो वो भी सही था, है ना। फिर तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसे भी आप एक तरीके से पूरी कर देना चाहिए। मतलब 20 मिनट का बना रहे तो Who is good dictator? हाँ। इंदिरा गांधी और मोदी और इंदिरा को खड़ा करके कौन क्या किया था, कर लेता। तो थोड़ा बच्चे लोग अच्छे से समझ लेते कि अच्छा कौन डिक्टेटर कितना कैसे बड़ा बनते हैं। कौन था। नहीं, अच्छा डिक्टेटर कैसे बनते हैं हाँ। वो भी सीख लेते हैं तो ना। फिर मोदी जी को प्रणाम कर लेते, अरे ये तो कम कर रहा है आदमी। हाँ, अभी आराम से हम लोग कम से कम हाँ। फ्रीली मूव तो कर रहे हैं। ये होता है। प्रचार की बात करोगे तो मोदी की रैली सबसे ज्यादा निकल गई है इस बार, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में इतना राहुल गांधी घूम लिए, उसके बाद भी मोदी ने उनसे ज्यादा रैली कर ली 2 महीने में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लोकसभा में। और आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो बहुत काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड हो रहा है। जब से मोदी ने 3rd टर्म की शपथ ली है उसके बाद से ही एक मुद्दा जो है वो लगातार जो है लेफ्ट विंग कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, वो लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि जो इस देश की आबादी है, 25 करोड़ की जो आबादी है, उसका नेतृत्व करने के लिए कोई भी मंत्रिमंडल में नहीं है, या उसकी बात पहुंचाने के लिए कोई भी मोदी की इस सरकार में शामिल नहीं किया गया। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कोई भी मुसलमान जो है वो इस 3rd टर्म में उनके मंत्रिमंडल में नहीं है। जैसे पिछले टर्म में शायद मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो भाजपा के ही थे और अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अलग अलग जो धर्म कह लीजिए या अलग अलग वर्ग कह लीजिए उससे मंत्रियों को लिया गया है, लेकिन मुसलमान जो हैं वो इस बार नदारत है। उसी बात पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार जो है बीजेपी ने जो है वो मुसलमानों से पूरी तरीके से एक तरीके से मुंह फेर लेना कहिए या नाराजगी कहिए या जो भी कुछ कहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ विकास हैं और मेरे साथ सुरजीत हैं। हम तीनों लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो ट्रेंड चल रही हैं इसके पीछे का सच क्या है, असल बात क्या है इसके पीछे की, ये सारी चीज़ों पे। तो पहला सवाल जो है वो विकास से रहेगा। विकास, जो मुस्लिम जो बात उठ रही है लगातार सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को ट्रेंड किया जा रहा है कि एक भी मुस्लिम नहीं है मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में, इसका असली कारण क्या है? सर देखिए, एक कहावत रही है हमारे देश में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है। हमारे देश में 14% मुस्लिम वोटर्स टोटल वोटर्स को मिला दिया और लगभग 21-22 करोड़। हाँ, 21-22 करोड़, और उसमें से मुस्लिमों ने वोट डाला है तो लगभग 9 से 10 लाख के करीब में मुस्लिम वोट पड़े। तो अगर आप अपने वोट परसेंटाइल में इतना डिक्रीमेंट दिखाएंगे, इतना निचले स्तर का वोट परसेंटेज आपका आएगा, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको मंत्री पद आपको दे किसी कैबिनेट में अपना। उसके लिए आपको वहाँ पर भागीदारी भी निभानी चाहिए। आपको क्या लगता है सुरजीत? मुझे जिस तरीके से लगता है कि भागीदारी नहीं होना, पहले बात तो वोट नहीं पड़ना होता। और लेकिन मुसलमानों ने तो बहुत वोट डाला है इस बार, खुल के वोट डाला है। किसे डाला ये मैटर करता है ना। अच्छा, मतलब उनको बीजेपी को नहीं वोट दिया। हाँ। लेकिन तो क्या हुआ, माइनॉरिटी तो है, देना चाहिए। ऐसे कैसे? डिक्टेटर के अंडर में उनको भी रहना चाहिए ना। सरकार वाली बात है ना कि हमें नहीं दिया तो हम क्यों दें। अच्छा, पहली बात तो सिंपल है ये। हाँ।
उनको पता ही कितना वोट पड़ा है, हमको उसके हिसाब से नामांकन देना उनको लगता तो सही है। अब जो और पहले वो 2020-22 से कोशिश कर रहे थे, हाँ। 2-3 सालों से, कि चादर भिजवा देना, टोपी नहीं पहनना मोदी जी का, कोशिश कर रहे थे कि सबका वोट ले ले, लेकिन नहीं हुआ तो इस बार हटा ही दिए कि चलो इस बार बिल्कुल ही हाथ साफ कर हाँ। लिए कि क्यों ही फालतू में हम अपने जो कोर हिंदू वोटर हैं हाँ, उनको उसी भी पे नाराज रहते। कर रहे हैं कहीं ना कहीं बोल करके ये कि सेकुलर बनने चले, सेकुलर बनने के चक्कर में। कोशिश था कि सबको खुश करे, सबको लेकिन एक नहीं हो साथ पाया। लेके और हम मेजोरिटी में आ जाए, हाँ। लेकिन वो चीज काम किया नहीं। वो चीज 2019 से काम नहीं किया 2019 क्योंकि 2014 में मुझे याद है जब हाँ। मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उससे प्योर हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट कहा वही, गया वही। था, लेकिन 2019 के बाद जो है वो कहा गया कि सबका साथ सबका विकास वाली हाँ। जो नारा आया वो उसके बाद से वो हुआ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। नहीं। कहीं ना कहीं और ज्यादा उसमें डिक्रीज देखने को डिक्रीमेंट मिला। देखने को मिला। वो लोग कहीं एकजुट हो गए कि ये आदमी टोपी नहीं पहन रहा है, हाँ। ना कभी मस्जिद जा रहा है, हाँ। वो लोग उनका वोट बैंक बना लिया और ये लोग एकजुट इधर भी नहीं हो पाए, दोनों चला गया उनके हाथ से, वो तो कभी वोट दिया नहीं, या इनका भी वोट चला गया। मतलब मुस्लिम का वोट तो मिला ही नहीं, ऊपर से हाँ। हिंदू भी नाराज हो हाँ, गया। क्यों तुम उनके प्रति क्यों जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ। और जो साथ खड़े थे वो भी हट गए थे, आपको सीट से नजर आ रहा होगा इस बार 240 क्यों मिला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो लेफ्ट विंग मीडिया कह लीजिए या फिर विपक्ष कह लीजिए या फिर जितने भी लिबरल जो लोग हैं देश के, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों को भी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए वहाँ पर। लेकिन वही लोग अभी 4 जून से पहले एक तरीके से उन्होंने पूरे देश में या पूरी दुनिया में ये प्रचार कर दिया था या ये एक तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया था कि मोदी जो है वो डिक्टेटर है, नहीं, मुस्लिम विरोधी है वो, मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम इस्लाम की छवि विरोधी, हाँ, बनाई। सब कुछ है और वो डिक्टेटर भी है एक खुद तरीके से वही इमेज बना तानाशाह। रहे थे इस चीज का कि हिंदू का नेता है मोदी, हाँ, मोदी और हिंदू अब बने। बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के प्रति क्यों इस तरीके से हाँ, व्यवहार लेकिन कर रहे अब मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग क्यों जबरदस्ती मुसलमान को एक डिक्टेटर के अंडर मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या है? आपको नहीं लगता कि ये जो दिया जा रहा है तर्क कि मुसलमान क्यों नहीं इसमें लिया जा रहा? अभी 2-4 जून से पहले यही लोग, जो सेम लोग हैं, जो सेम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे थे कि मोदी दानाशाह है, मोदी मुसलमानों पे अत्याचार करता है। पूरी दुनिया में ये फैलाया जा रहा था कि मोदी की गवर्नमेंट के अंडर में मुसलमानों पे अत्याचार होता है। तो ऐसे अत्याचारी, ऐसे तानाशाह, ऐसे मतलब एक तरीके से इतने ज्यादा खूंखार आदमी के अंडर में आपको मिनिस्टर बनना क्यों है? आपको बनवाना क्यों है? आप अपनी सरकार बनाइए और तब मिनिस्टर बन जाना। सर, सबसे पहले जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, जो बड़े संख्या में हैं, हाँ। तो उनकी ये अल्पसंख्यकों में हाँ, बड़ी जो आबादी बड़ी है जो आबादी है की मुसलमानों की है, तो वो किसी तानाशाह के अंडर अपना मंत्री पद चाह ही नहीं रहे थे। हाँ। उनका जो तरीका था कार्य करने का, जैसा इलेक्शन के दौरान उन्होंने कार्य किया, उसमें उनको चाहिए था कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उसमें तो जरूर उनको मिलता मंत्री पद। हाँ, उसमें तो कई मंत्रालय, उसमें तो कई मंत्रालय मिल जाते। हाँ। इसीलिए लेकिन अब मोदी की गवर्नमेंट में क्यों चाहिए मंत्रालय? अब अगर विपक्ष 232 सीटें लेकर आई है तो वो मांग करेगी। नहीं, ये दोहरी मानसिकता है, मानसिकता भी सीधा थोड़ी सा हो बात है। जाती है कि पहले उनको लगा पलटने वाली जो dictatorship है, पलटीमारी अब उनको होती है, वो लोकतंत्र की चीज़ याद है। आने लगी कि हिंदुस्तान में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये 4 दिन से पहले ख्याल तो नहीं आ रहा उनके, था उनको। तो मुझे लगता है उनके हिसाब से मोदी को क्या ये करना चाहिए कि विपक्ष में से एक आदमी को उठा करके अपने मंत्रालय में ले लेना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मोदी जी फिर जवाब देंगे ना कि हमको कौन सा सीट जितवा के दिए हो तुम लोग, क्या हम तुम लोग के लिए अच्छा, इतना कुछ हम की लोग वोट नहीं पड़ा कुछ हमको। वोट शेयर की भी बात कर रहे थे कि इस बार मुसलमानों ने जो वोट है वो बीजेपी या एनडीए को कितना दिया है, तो उसमें क्या बढ़ाव हुआ है जो ये लोग इतनी मांग कर रहे हैं? उसमें कुछ सर देखिए, इंडी ब्लॉक की जो वोट परसेंटेज है, खास करके कांग्रेस की मान लीजिए, तो वो 2019 की तुलना और 2024 की तुलना की जाए तो 2019 में थी 33%, अच्छा, ठीक है, और अभी 2024 में 38%, मतलब बढ़ गई है। बढ़ गई है 5%। हाँ। वहीं अगर बीजेपी की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी की, तो 4% थी 2019 में, और अभी 3% घटकर 1% पर रह गई। और पूरी एनडीए की बात की जाए तो 5% थी और 3% घटकर 2% रह गई। मतलब ना के बराबर ही, ना के बराबर। 1-2% और इनको मंत्री पद चाहिए, और इनको कोई अभी- लॉजिक है इस बात का? हाँ, ये तो बात सच है कि मतलब कैसे आप अगर भागीदारी नहीं दे रहे हो सरकार हाँ, बनाने में, तो कोई भी व्यक्ति क्यों आपको मंत्री पद देगा? सिर्फ इसलिए कि आप एक बड़ी माइनॉरिटी हो इसलिए। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये भी है इस चीज से कि जो वोट परसेंटेज तो घटा तो ठीक है, लेकिन वो जो वोट परसेंटेज था वो पूरा का पूरा मोदी को हराने के लिए गया था।
जहाँ हाँ, भी वो भी गया। स्ट्रेटेजिकली इंडी ब्लॉक को मजबूत करने के लिए हाँ। वो मुस्लिमों का वोट जो है वो एक तरफा गया था। लेकिन क्या ऐसा है कि मैंने ये भी कहीं पे पढ़ रहा था कि जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पे कि इस बार एक भी मुस्लिम जो है मंत्री नहीं बनाया गया, क्या कांग्रेस के जो अभी स्टेट्स में गवर्नमेंट है वहाँ पे मुस्लिम मंत्री हैं? कहाँ से? तेलंगाना में देख लीजिए आप, तेलंगाना में तेलंगाना तो सरकार है अभी उनकी, अभी बनी वे है। भी सरकार बनी है, हाँ, क्यों नहीं उनको वहाँ पर दिया? एक भी मुस्लिम एक वहाँ भी पे नहीं। नहीं है। ठीक है। देना चाहिए था ना। एग्जाम्पल में तो तेलंगाना ही काफी है। अभी हालिया फॉर्मेशन हुआ, अभी सरकार भी हालिया हमारे देश में भी बन रही है, तो रिसेंटली लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। एक भी उसमें मंत्री एक भी नहीं है उसमें। जबकि मेरे ख्याल में पहले वाली गवर्नमेंट पे था जब AIMI के साथ इनका गठबंधन हाँ, हुआ था। देना मजबूरी हो गई थी हाँ, उनकी ना, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से जैसे ही उनका वो हुआ क्लियर हुआ, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। तो मतलब ये क्या, ये दोगलापन इसको कहा जाए? नहीं, मुझे तो तो कह यही सकते हैं लगता है। दोहरी रवैया कहा जा सकता है इसको। पहले कि तक इनको लग रहा था कि बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, सब बहुत अब बुरा उसके है। अंडर में काम भी करता कि है। अब लोकतंत्र इनको याद आ रहा है कि देखिए मेरी भागीदारी बनती है, हमें दीजिए। और पहले से खुद वही लोग गाली दे रहे थे कि ये तानाशाह आदमी है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करता है। तो अब इनकी क्या गारंटी कि अब मुस्लिमों के लिए काम करेगा? मंत्री पद दे के वो नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा वो। मेरे ख्याल से जो मुस्लिम वोट है वो कभी भी बीजेपी का कोर वोट था ही नहीं। कभी नहीं था। कभी नहीं था, जैसी आइडियोलॉजी रही है भारतीय जनता और पार्टी, हारने तो के पीछे रीजन भी यही है। reason अब तक भी यही है। 2 सीट था, कभी 34 सीट रहा, कभी सरकार गिर गई। जहाँ पे भी मुस्लिम मैंने देखा, जहाँ पे भी मुस्लिम वोटर्स मतलब एक तरीके से जो चेंजिंग फैक्टर में रहते हैं, चेंजिंग फैक्टर मतलब जो जीत और हार का वो तय करते हैं, डिसाइड उसमें रहते हैं, वहां पर बीजेपी नहीं जीतती है कभी भी। मतलब कभी ये भी। रिकॉर्ड रहा है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पे पूरा क्षेत्र जो है वो मुसलमानों का है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़ी मुसलमानों की, और वहां से कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया हो, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं ऐसा हुआ। नहीं हुआ। मतलब लेकिन ऐसा हुआ है बहुत बार कि कांग्रेस से अगर कोई खड़ा होता है तो उसे जिता देते हैं, चाहे इस वो बार कोई ना भी एक वो फैसला लिया था राम मंदिर ना जाने वाला, मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा काम कर गया कांग्रेस पार्टी के लिए खास करके। हाँ, क्योंकि उनका उन्होंने वो- दिखा दिया कि हम लोग तुम्हारे कोर तुम्हारे हाँ। वो है, रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमें ही वोट देना। देखो हम लोगों ने राम को भी एक तरीके से त्याग दिया है तुम लोगों मतलब के 20-30 करोड़ जो उनका था उससे बना लिया था अपना कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। और हमने देखा भी था जिस तरीके से चुनाव में जो इतनी गर्मी में भी वो लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे, और जो वोट शेयर था उस तरीके से जिस तरीके से मिला, और कहीं उसमें कोई वो नहीं है, दो राय और नहीं सबको है। पता था कि कहाँ जा रहा है वोट, हाँ, वो तो सभी को पता था, ऑब्वियस सी बात सबको है। पता था कि वोट कहाँ जा रहा है। जब घट गया इतना सारा 2-3% तो बीजेपी का ही घट गया, इंडिया का भी घट गया, एनडीए का भी घट NDA गया, और इंडिया का लगभग 15, इंडिया का तो 15%। इंडिया ब्लॉक के अगर बात करें तो 19% था पहले, हाँ, 42% इस बार हो गया, यानी 23% सीधा 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 बढ़ा। डबल। 23%। तो मेरे ख्याल में जो ये 30-35 सीट एक्स्ट्रा जो आई हैं, ये 23% बहुत बड़ी बात है। 23% ये 10-15 सीट आराम से वो कवर कर ये सकते लोग हैं। थोड़ा सोचे विचारे कि हम जहाँ वोट दिए थे उसकी सरकार नहीं बनी, तो इस पर सब सवाल करते हैं। अगली बार सोचेंगे मंत्री बनने का, जब ये लोग सरकार बना लेंगे तब। लेकिन इस अभी तरह सिर्फ की- मांग करें तो अच्छी बात है, जो मिलना इस नहीं तरह- चाहिए इनको। लेकिन इस देश में जो विपक्ष है, या फिर जो लेफ्ट विंग वाले हैं, या फिर जो भी इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, वो हमेशा जब माइनॉरिटी का नाम लिया जाता है तो उनके दिमाग में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है कि जो मनमोहन सिंह का बयान था उस पर भी ये लोग कभी मानते नहीं है उस बयान को भी, जबकि वो प्रूव्ड बयान है कि जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार जो है वो माइनॉरिटीज का है। माइनॉरिटी में भी उन्होंने स्पेशली बोला कि मुसलमानों का है, लेकिन बाकी माइनॉरिटीज का क्या? और भी तो हमारे क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्ध है, जैन है, और ईसाई हैं, ये भी तो हमारे देश की सिंपल सी minority बात है, कांग्रेस ने सिर्फ इस्तेमाल किया इनका, और हमेशा इनको इस्तेमाल करके चूस के फेंक दिया। हाँ। अब इनको कोई बताने वाला है तो मानते नहीं इस बात को। जैसे 10 साल की सरकार थी, बता रही थी कि देखो कांग्रेस ने नहीं किया तुम्हारे लिए, अब तक तुम यहाँ नहीं होते, इससे बेहतर स्थिति होती तुम्हारी। लेकिन ये लोग नहीं कि हमारे लिए तो आज भी वही है। अधिकार भाजपा से चाहिए, हाँ, अब और तो वोट चाहिए। कांग्रेस को देना है। हाँ, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा ये है। चीजें ग्राउंड पर भी फेस किया है हम लोगों ने जब रिपोर्टिंग किया उस वक्त, कि सारी योजनाओं का लाभ लेंगे, घर भी मिल एक गया, अभी सड़क एक भी था मिल गई। करीब, लेकिन वोट फैजाबाद हम का ही नहीं बयान है कि करीब 800 घरों को, मतलब सम्मान निधि योजना, हाँ। क्या था वो, हाँ, ग्राम- प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास और वोट करीब 900 या नहीं 300 या 400 वोट पड़ा वहाँ से। वही उस चीज area से। उनको हाँ। कहना था कि जो भी योजनाएं आएंगी उसका लाभ तो हम बढ़ चढ़ के लेंगे, लेकिन लेकिन वोट नहीं वोट देंगे। नहीं देंगे। वोट
और सरकार हम बनाएंगे उनकी और अधिकार लेंगे अधिकार। अच्छा, एक जो रामपुर वाला केस हुआ था वो याद है? अभी जो बड़ा चर्चा में रहा था, जहाँ पे बताया जा रहा है गांव में 2300-2400 वोट था और वहाँ पे 533 के करीब घर दिए गए थे। हाँ, लेकिन वहाँ से वोट जो है बीजेपी को जीरो मिला। एक वोट मिला। तो अब ऐसी ये सिचुएशन न्यूज उनको दिखाया जाए जो सवाल कर रहे हैं कि हमें मंत्री पद चाहिए। नहीं, ऐसी सिचुएशन में दिया भी कैसे जाए? आपने कुछ प्रूव करके दिखाया हो, आपने एक हमारा जो बीजेपी का जो नेता है या फिर एनडीए का जो नेता है उसको जिता के दिखाया हो, तब तो एक बार किया जाए। एक कट्टर जो हिंदुत्ववादी पार्टी जिसे 2014 में कहा जाता था, उसका डाउनफॉल जो 2019 के बाद 2024 में जो देखने को मिला, वो शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण हो सकता है बहुत बड़ा कि बीजेपी जो थी वो अपने कोर वोटर हिंदुओं को छोड़ करके वो एकदम से जो होता है ना सेक्युलर बनने। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि जो जेपी नड्डा का बयान आया था, क्या उससे भी बहुत फर्क पड़ा इस चीज में? हिंदुओं के वोट जो कटे हैं, आरएसएस तो बिल्कुल भड़क गए थे इस बात से, जो उन्होंने कहा था कि अब इंडिपेंडेंट बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, हम जीत सकते हैं चुनाव। आरएसएस कम से कम तो 10 करोड़ वोट तो रखती होगी अपने पास, कम से कम। एक आवाज में 10 करोड़ वोट को तो अपने साइड वो कर सकती है। तो एक बयान बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए जानता हूँ कि आरएसएस जो कोई बीजेपी का नेता या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद पार्षद कोई भी तब काम नहीं आता जब किसी राज्य में बाढ़ आती है, किसी कहीं पे आपातकाल हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर एकदम से इमरजेंसी की नीड हो। वहाँ पर हमने अक्सर देखा है, कोरोना काल हो या कोई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, वहाँ पर जो आरएसएस का काडर है, जो लोकल नीचे का जमीनी आरएसएस का जो मेंबर है, वही जाता है और वही जो है उसी से वोट भी वो खींच के लाता है बीजेपी का। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े पद पे जो नड्डा का बयान था कि हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये अहंकार, इसके लिए विपक्ष को काम भी नहीं करना पड़ा कि इनके बयान को कोट करके जनता से बोले। हाँ, इसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ा। वो सिंपल वोट चला गया उनका, अपने आप ही वो तो कट गया, भरोसा टूट गया उनका। ये खुद बुनते गए, खुद फंसते गए। ये एक तरीके से। लेकिन अब जेपी नड्डा को हटा दिया गया है, वैसे तो मंत्री पद से उनको निकाल दिया गया है, वो अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल में आने का जो है वो हो गया है। अच्छा, हम वापस आएंगे। मुसलमान ना मतलब एमओआई फैक्टर चलाते हैं लोग, विपक्ष वाले। ये मुसलमान किसी के नहीं है, ये समाज में क्यों नहीं आता दूसरे धर्म जातियों को, मतलब नीचे वालों को, कि मुसलमान को जैसे ही अपना दिखेगा कोई, वो तुमको भी छोड़ देंगे। नहीं, हमने कितनी जगह देखा ये चीज, हमने कितनी जगह देखा है जिस तरीके से क्या नाम है चीजें चलती हैं। जैसे कि अगर कोई दो वो हैं, मतलब दो कैंडिडेट्स कहीं पर भी, और अगर कोई निर्दलीय भी, अगर एक हिंदू है जो कांग्रेस से लड़ रहा है और एक मुसलमान है जो निर्दलीय लड़ रहा है, तो जो वोटर होगा वो निर्दलीय को जिता देगा, फिर कांग्रेस को भी छोड़ देगा। इसलिए जाएगा क्योंकि उसका वो धर्म का है। वो लोग सब भूल जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। वो प्रधानमंत्री आवास पीछे लगा हुआ नहीं देखेंगे, यादव नहीं देखेंगे, कुर्मी नहीं देखेंगे, कुछ भी लगा हो पीछे, टाइटल भूल जाएंगे। जो एमओआई लगाते हैं ना पीछे, अति पिछड़ा और मुसलमानों को लेके, मुसलमान फिर अकेले खड़ा हो जाते हैं अपने उसके लिए। हाँ, धर्म पे ज्यादा वोट पड़ता है, ये समझना चाहिए जो साथ में खड़े होते हैं उनके। और कट्टर बीजेपी को कहते हैं। हाँ, आरोपी ये तो है, लेकिन अब बन गए थे बीच में, फिर से 14 के लौट रहे हैं। सेकुलर की जो एक वो होती है ना, अफीम चाट लिए थे, अजमेर शरीफ भिजवाया था चाहते नहीं होने भाई, सबको पता है। तो उसके बाद से थोड़ा सा, और एक 30 लोगों में की आती, अखिलेश यादव टोपी पहन रहा है, राहुल गांधी टोपी पहन रहा है, नीतीश कुमार ये टोपी वाला टीस कुछ ज्यादा टोपी नहीं पहन रहे मोदी जी, इनके अंदर था। हाँ, लेकिन ये है मोदी ने जो चीज अपने शुरू से मेंटेन करके रखी कि उसने उन लोगों ने, अभी बीच में भले अपीस करने की राजनीति शुरू हो गई थी, अपीसमेंट की, जब से पसमंदा मुसलमान और ये वो दुनिया भर की एकजुट करने वाली बात होने लगी थी। लेकिन जो उनकी कोर राजनीति थी पहले की, 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ वो देखने को मिला कि किस तरीके से अपीसमेंट की जो राजनीति है ये लोग भी करने लगे। 3-4 हमको याद आता है, जैसे एक कन्हैया लाल का हो गया, उस पर कुछ नहीं बोलना, हाँ, एकदम चुप हो जाना, नुपुर शर्मा को साइड कर देना, बिल्कुल हटा ही देना, बीजेपी से बर्खास्त कर देना, टाइगर राजा सिंह को जिस तरीके से बयान देना था उसको भी वहां से साफ कर देना बिल्कुल। जबकि अभी हो गया जो भी करता हो काम, एक तरीके से हिंदुओं के लिए खड़ा रहता है आदमी,
उस पर भी कुछ नहीं उस पर करना, भी ऊपर से कुछ गिरफ्तार करवाना, कार्रवाई करवाना, राजस्थान से गिरफ्तार हुआ, तो बहुत चीज हुई थी इस पर। जबकि विपक्ष वाले देखो उनकी विपक्ष के नेता जो होते हैं अगर वो गलत भी हो तो भी वो समर्थन करते हैं। वैसे से अभी- सीखना चाहिए सबको। नहीं अभी ओवैसी तो बहुत पुराना हो गया। अभी देख लो कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा, हम्म। सारा विपक्ष एकजुट हो गया, एकजुट। कह रहा ठीक किया कि ठीक वो किया। उसकी भावनाएं थी जो हम्म। व्यक्त हो गई। अरे भाई भावनाएं थी ऐसे तो किसी पे भी व्यक्त हो सकती हैं। कन्हैया कुमार को भी जब उसने थप्पड़ मारा तो वो भी सही था, है ना। केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा फिर तो वो भी सही था, है ना। फिर तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसे भी आप एक तरीके से जायज ही ठहरा दो। जायज ही ठहरा वो भी तो रहे गुस्सा हैं। था 84 में जो आपने हाँ। किया, उसका गुस्सा था भाई, तो निकल क्या? गया। राजीव गांधी पे भी हमला हो चुका है, सबको पता है। राजीव गांधी पे भी मेरे ख्याल में श्रीलंका राजीव गांधी गए थे दौरे पे, तो वहां पे भी इनके ऊपर हमला हो गया था, आर्मी के ही जवान ने हमला कर दिया था। जबकि तो उनको पता था पहले से ही कुछ हो सकता है ऐसा, तो फिर भी मतलब गए। इस तरीके की चीजें जो है क्या उसको जायज ठहराया जा सकता है? विपक्ष जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है हम नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो क्या ये सब चीजें भी तो असर कहीं ना करती है। असर करती हैं ये सब और चीजें। मतलब एक तरीके से जैसे जिसको हिंदुत्व से ही मतलब और है, सबसे उसको बड़ी ये सब बात- खबर याद रहती है हाँ। कि आखिर बीजेपी सरकार में थी, वहां भी थी और राज्य में भी थी, क्या क्या और सबसे बड़ी बात ये है बंगाल बीजेपी का वोट जो बंगाल में कटा ना, मैं बैठ के एक दिन एनालाइज कर रहा था, उसका पीछे बहुत बड़ी कारण ये भी था कि बीजेपी जो है बंगाल में एकदम से हाथ खड़े कर लेती है जब उसके कुछ होता है तो कुछ क्योंकि- नहीं करती वो, क्योंकि खाली बंगाल धरना के दे रही है। हाँ। बंगाल के वोटर्स का ना एक रवैया है कि वो ममता के साथ ही खड़े रहेंगे। और मुस्लिम फैक्टर भी और बहुत मुस्लिम बड़ा है फैक्टर भी बहुत बड़ा है। जो बड़ा नहीं, बांग्लादेश वही फैक्टर वहाँ चलता है। दीदी ने जो बंगाल से बुलाए हैं ना वोटर, यहाँ बसाए हैं बांग्लादेश, वहाँ पे वेस्ट बंगाल हाँ, में। बहुत सारे वोटर्स आधार बाहर के कार्ड, वहाँ पर- जितने भी आप अगर जोग्राफिकली देखेंगे तो जो भी बॉर्डर इलाका है बांग्लादेश से सटा हुआ सब मुस्लिम आबादी से भर गया। और धीरे धीरे वो वेस्ट बंगाल के अंदरूनी हिस्से में आ रहा है और अब वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो प्रभावित कर रहा है वेस्ट बंगाल की राजनीति को। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दीदी को जो इतनी सीट मिली है ना बंगाल में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है वही कि तो- मुस्लिम वहाँ पे जो मतलब बहुत एक आगे तरीके से है। ममता किसी को भी खड़ा कर सकती है, हाथ रख के चुनाव जितवा देती है। हाँ, वो देखो ना वो यूसुफ कैंडिडेट पठान से कोई मतलब नहीं यूसुफ है। पठान को कैंडिडेट देखो। से मतलब ही नहीं है, कैंडिडेट कोई भी वो दे देगी, हाँ, वोट तो ये जाना तो ही गलत है ना। वो ऐसे तो बोलेंगे हम सांसद चुन रहे हैं, हमको प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं है, विपक्ष का ही बयान होता है। हाँ, और तो सांसद चुनो पे पड़े हैं, किसी को भी उठा के रख देती है, वो जीत जा रहा है चुनाव। वही वाली बात है। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें बंगाल में तो मेरे ख्याल में पूरा पूरा मुस्लिम का ही एक जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर करता है। मुस्लिम वोटर्स जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने हो गए हैं कि वो विनिंग और लॉस को फैक्टर को तो करते हैं। इस फैक्टर को यूपी में भी हिंदू कर सकते थे ना, जैसे जवाब होता है यूपी कि में वहाँ हुआ तो इस बार क्या हुआ, ये यूपी में जो हुआ ये सिर्फ हिंदू का वोट इतना, हिंदुत्व को लेकर के इतना सीट आई। मुस्लिम एकजुट हो गए तब इतना हो गया वो। हाँ, हिंदू भी एकजुट नहीं है ना शायद, तभी तो हो और गया। मुस्लिम तो देखो जब मुस्लिम वोट देने गया तो वो ना अहमदिया हुआ, ना शिया हुआ, ना सुन्नी हुआ, ना बरेलवी हुआ, कोई भी नहीं हुआ, कोई उनका एक भी फिरका नहीं हुआ, मुस्लिम हुआ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हिंदू इस बार जब वोट देने गया ना, राजपूत हो गया, तो राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, बनिया हो गया, ठाकुर हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, सब हो गया। सब। ठाकुर उधर अलग नाराज थे, पंडित इधर नाराज थे, यादव अलग नाराज थे, बनिया अलग नाराज थे, सब अलग अलग नाराज थे। तो जो वोट देने गया खाली वो वही हिंदू था जो एक वोट से देने वो गया। जीता ना इमरान मसूद बीजेपी के टिकट पर। इमरान मसूद कहाँ बीजेपी का, नहीं कांग्रेस वो का। सहारनपुर से कांग्रेस का जीता है वो। कांग्रेस लेकिन का वोट जीता। उसको भाजपा लोग तो एक इस हिंदू बार ही तो वोट इंडिया दिया। ब्लॉक का कैंडिडेट हाँ। बता रही थी। और वो पता है जीतने के बाद वो मुसलमान वो है। रामायण का कुछ सुना रहा था। अरे जीतने के बाद वो जय श्री राम भी बोल रहा है और वो हाँ। जानते हो ठाकुरों कह रहा है मैं सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगा, हाँ, ये जबकि है। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। बीजेपी जो है वो हिंदुओं के कभी एहसान मंद नहीं रहती। उसने एक बार भी नहीं कहा वोट हाँ, तो जीतने तुम के बाद मुझे वोट देना। नहीं, जीतने के बाद ना 2014 में मोदी जी ने कहा, ना 2019 में कहा कि हम हिंदुओं के एहसान मंद है कि उन्होंने हमें सत्ता में बैठाया, जबकि बोलना चाहिए भाई कि हम तुम्हें इनके लिए तुम्हारा हमें इन्होंने खड़ा किया, यहाँ तक लेकर के आए, अब तक ऐसा कुछ कहीं ना कहीं कोई कोई बयान वोटर तो नहीं। हिंदू ही है ना। ये सबको पता बल्कि है। बिहार में जो जितना वोट आया है, सीट आया है, उससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के लिए उनके अंदर कहीं ना कहीं एक है जगह है। लेकिन यूपी में तो बिल्कुल ही नहीं था। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सर तो उसका यूपी कैसे? में हुआ क्या कि यूपी में जब मुस्लिम वोटर से कह रहा सिर्फ एक हुआ, इसके पीछे का अगर एक उदाहरण से समझा जाए, लखनऊ की सीट को देख लेते हाँ, हैं, राजनाथ सिंह। पिछले चुनाव की बात करें तो मुस्लिमों के वोट के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा होल्ड रहा है, लेकिन इस बार का मार्जिन जो उनका कम हुआ जीतने का,
यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम वोट उनका वहाँ पर कटा। तो कहीं ना कहीं एकजुटता तो दिखी हर सीट पर। जो लखनऊ का ये वाला जो था ना जीतने वाला, ये कहीं ना कहीं जो शिया मुसलमान और सुन्नी जो थे ना लखनऊ में, उनकी वजह से होता था। क्योंकि पहले क्या होता था कि इस बार मैंने बताया ना सारे इकट्ठे हो गए। पहले क्या होता था कि और इकट्ठा मोदी जी ने किया इनको। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो लोग खुद नेता नहीं कर पाए जितने लोग बीजेपी वाले कर दिए उनको इकट्ठा। हाँ। मोदी जी ने इकट्ठा किया, उसका दो रीजन है मेरे पास। पहला मंगलसूत्र वाला बयान जो उन्होंने दिया था, उसके बाद जो मुस्लिम वोटर हैं वो एकदम लाइमलाइट में आ गए खुद को लेके, अपने आप कि मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कैसे। और दूसरी चीज मुझे लगता है जो इन्होंने कहा कि हम बड़े चेंजेस करेंगे लॉ, खुले में कह दिया, जबकि ये सब चीजें होती हैं अंदर खाने बात होती है, और आरक्षण वगैरह लेकर के चलता था। ये सब चीजें चुपचाप की जाती हैं, ये सब चीजें ऐसे गा के नहीं की जाती हैं। नहीं, कर तो सही रहे थे हिंदुओं के लिए, लेकिन हिंदू नहीं सुन पाए, सुन कोई और लिया। हिंदुओं के देखो, हिंदुओं में सिर्फ हिंदू आप किसको कहोगे? इस हिंदू में जनरल भी है, SC ST OBC सब आता है ना। ST SC आप वोट अगर करना ही पड़ा इस चीज़ आप से। अगर संविधान को बोलोगे तो आपका पूरा SC ST वोट चला गया, कट गया, बिल्कुल एकदम सिरे से कट गया। ये भी बैकफायर किया। हाँ, और फिर जो जर्नल वाले होंगे आधे वो नाराज हैं, वो चले गए, तो अब खत्म हो गया ना। फिर तो वहाँ फैक्ट्री खत्म हो गया, किसके लिए लड़ाई कर रहे हो तुम? पहले इनको तो इकट्ठा करो। नहीं बोलना चाहिए था उस समय। एक और बड़ा फैक्टर रहा सर, जाति आधारित आरक्षण और मुसलमानों का कथित तुष्टीकरण वाली जो बयान आई थी, नहीं यहाँ से भी सरकार बनने के बाद आप जो फैसले लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर मुझे लगता है कि आप अगर मंच से ये कह रहे हैं कि हम किसी का आरक्षण खत्म कर देंगे या उनका आरक्षण वो कर देंगे, ये सब चीजें होती हैं, बताने वाली नहीं होती। ये सब चीजें मेरे ख्याल में करने वाली होती है। कर दो, उसके बाद सरकार बनने के बाद कर सकते हैं। पहले आपने बता दिया कि हमारा क्या प्लान है, रोड मैप है, आपको लगा कि हिंदू वोटर जो है वो हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया आपके ऊपर। हिंदू तो एक नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान एक हो गया, और वो एकदम से गले पे आ गया था बात। क्योंकि 240 पे आना, गले पे ही आना, वही बात हो गई ना कि मोदी जी पहले खुद आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे थे, खुद आत्मनिर्भर नहीं रह पाए। अब खुद 2 बैसाखी तो चल रहे हैं ना। एक तिहाई सरकार नाम दे दिया इन लोगों ने, विपक्ष वालों ने। वो तो देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष की अभी भी कुल मिला के सीटें नहीं है बीजेपी के बराबर, तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। विपक्ष का काम ही है, या विपक्ष और 5 साल अभी कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन एक सवाल और है ना कि सरकार कुछ लोग बोलेंगे 6 महीने चलेगी, 2 साल चलेगी, 1 साल चलेगी, क्या ऐसा है कुछ? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अब तक होता तो जो गठबंधन में है लोग, उनका रवैया नजर आने लगता, लेकिन साफ समर्थन में पूरी तरीके से झुकाव समर्थन अभी है ना। उन्हें क्या बिल लेकर के आएंगे उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों नेताओं का, जैसे नीतीश और इनका टीडीपी का, दोनों का अलग अलग वो है, उनकी बातें स्टैंड अलग है, उनकी बातें मानी जाएंगी। क्योंकि अभी जो है बीजेपी को किसी भी तरीके से 5 साल सरवाइव करना है, तो फिर 100 बड़े काम जो 100 दिन में करने वाले थे, कुछ भी गिना देंगे बड़े काम। आपको पता है, वो आपको बताया 100 बड़े काम क्या थे करने जा रहे हैं। बड़े काम तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी काम हो सकते हैं, कोई भी बड़े काम हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि 100 बड़े काम में यही गिना देंगे कि अभी उन्होंने कहा है कि 3 और करोड़ लोगों को वो सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाएंगे, और इतने शौचालय बनवा देंगे, और इतनी सड़कें करवा देंगे। ये इनके 100 काम हो जाएंगे ऐसे धीरे धीरे करते हुए। अच्छा, एक सवाल उठता है यहाँ पर कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की रही है, और जिस तरीके की आइडियोलॉजी इस बार अपना रही थी चुनाव में, अपीजमेंट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि अब उनको अल्पसंख्यकों के साथ कुछ समझौता करने की आवश्यकता पड़ सकती है? नहीं, कभी नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के साथ समझौता करने वाली बात ही नहीं है कोई। कैसे आप कर सकते हो समझौता, बताओ? गठबंधन दल भले ही करे, लेकिन जो एनडीए होगा वो तो, बीजेपी तो नहीं कर रही है अपने उसमें। बीजेपी ने करने की कोशिश की, हालांकि मुंह के बल गिरी भी, एक तरीके से देखा जाए तो मुंह के बल गिरने ही कहेंगे इसको। उसने कोशिश की, लेकिन उसको फायदा नहीं मिला, उल्टा जो वोटर हिंदू वाला था वही नाराज। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ को नेग्लेक्ट करना, उनको इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ गया इस बार। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो देखा, एनालाइज किया उत्तर प्रदेश में, वो दिल्ली भेजा और दिल्ली में उनका रिजेक्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारे फैक्टर भी देखे होंगे यूपी में, कि मुख्तार अंसारी की जो उसकी वो मौत हुई, उसका जो अतीक अहमद वाला कांड हुआ, उससे कहीं ना कहीं मुसलमान यूपी में इकट्ठे हो रहे थे वो देख कर।
भले ही विकास दुबे को देखकर हिंदू इकट्ठे नहीं हुए होंगे या ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हुए होंगे, लेकिन वो इन दोनों की उसको हाँ, देखने के बाद इकट्ठे ये हुए दोनों हैं। जब घटनाएं हुई तो इतने अब सारे लोग जनाजे में जा रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, दोनों जो नेता हैं, चाहे मुख्तार अंसारी को कह लो चाहे अतीक अहमद, दोनों पूर्वांचल के नेता हैं। हाँ, ये देखा। और पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा जो सपा को वोट मिला है वो पूर्वांचल से ही पूर्वांचल मिला। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर भी उसमें बहुत बड़ा भागीदार था, और उनका जो एक तरीके का ये वाला जो गुस्सा था, उन्होंने अपना वोट में जवाब में convert कर नहीं दिया। वोट लेकिन निकाल राम दिया। मंदिर का वोट हिंदू कन्वर्ट नहीं कर पाए नहीं कर पाए, ये तो बात सही हिंदुओं है। का। तो ये कहीं ना कहीं यूपी में मुस्लिम जो है इस समय बहुत निर्णायक स्थिति में रहता है इस बार तो और लेकिन बीजेपी को समझ में आ 2019 गया होगा। 2019 तक नहीं था। नहीं 2014 से 2019 तक नहीं नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि हिंदू एकजुट थे, हाँ नजर नहीं आ रहा था। हाँ। इस बार उन मुसलमान नजर आ गए कि इनका इतना है, हाँ। 20-30 सीट खींच देंगे किधर भी तो निकल जाएगी पार्टी। ये तो था। अच्छा, ये भी एलिगेशन लगता है कि जो विपक्षी बातें करेंगे, क्योंकि विपक्षी एलिगेशन लगाता है, तो उन लोगों ने इस बार ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि भाई कोई भी अदर माइनॉरिटी नहीं है, ना सिख को लिया इन लोगों ने अपने कैबिनेट में, ना बुद्धिस्ट को लिया, ना ईसाइयों को लिया, ना जैनों के लिया। क्या इतनी ये सही बात है? नहीं मे भी है, तो ना। कैबिनेट में तो है। हाँ, मतलब 2 सिख हैं शायद, और एक क्रिश्चियन है, एक बुद्धिस्ट है हमारे, मतलब जो यूनियन मिनिस्टर्स की वो लिस्ट है उसमें। लेकिन इस तरीके की झूठी बातें आज के टाइम में फैलाना क्या मतलब है? क्या दिखाना चाहते हैं? सर इसमें रियलिटी ये है ना कि जो बोल दिया जाता है लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और वो रीट्वीट कर देते हैं। रीट्वीट कर देते हैं। एक बार खोल के खुद से रिसर्च करने की उनकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। उनको ये नहीं लगता कि एक बार थोड़ा सा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोल के देख लें, इलेक्शन कमीशन का डेटा देख ले खोल के, तो लोगों में ना ये इस टाइप का भ्रम फैलाना आसान हो जाता है जब आप किसी चीज़ को दोबारा क्रॉस चेक नहीं करते हैं। कोई बोल देता है, विश्वास कर लेते जैसे ध्रुव राठी की वीडियोस पे कर लेते हैं, बहुत लोग ज्यादातर करते हैं, ज्यादातर लोग कर आधा लेते झूठ हैं। आधा सच बोल के। और कहीं ना कहीं ध्रुव राठी की वीडियो ने भी बहुत असर डाला। बहुत डाला इंस्टाग्राम युवाओं के बीच तो डाला है। जो युवा ऐसे थे जो आसानी से मैनिपुलेट हो सकते थे, ब्रेन वॉश हो सकते थे, वो तो हुए। जो नए वोटर थे, जो 18-20 जिन्हें कुछ मतलब नहीं दुनियादारी से, हाँ। बस ध्रुव राठी की जो वीडियो पीछे देख 8-10 साल नहीं देखा हो, जो हाँ। अभी अभी तैयार हुए हो, जिनकी सोचने समझने की शक्ति लिए 1-2 साल में आया हो, हाँ। वो निकल गए। जो नए अभी वो बने थे, हम्म, उनको खाली यही दिख रहा था कि अरे वाह, और उनको ये भी लगता होगा शायद कि बड़ा कूल लगता है अगर ध्रुव राठी की वीडियो एक देखें। वीडियो 75 भी बना देता है इमरजेंसी डिक्टेटर से बाल तुलना करके, तो अच्छा होता है शायद। हाँ, 75 वाली सही कह रहे हो, इंदिरा गांधी वाली। वो भी कर देना चाहिए। मतलब 20 मिनट का बना रहे तो Who 30 is मिनट good dictator? हाँ। इंदिरा गांधी और मोदी मोदी। और इंदिरा को खड़ा करके इंदिरा खड़ा करके कौन क्या दोनों का किया था, comparison कर लेता तो था। थोड़ा बच्चे लोग अच्छे से समझ लेते कि कि अच्छा कौन डिक्टेटर कितना कैसे बड़ा बनते हैं। कौन था। नहीं, अच्छा डिक्टेटर कैसे बनते हैं हाँ। वो भी सीख लेते हैं तो ना। फिर मोदी जी को प्रणाम कर लेते, अरे ये तो कम कर रहा है आदमी। हाँ, अभी आराम से हम लोग कम से कम हाँ। फ्रीली मूव तो कर रहे हैं। ये होता है, लेकिन वो लेकिन गलत बनाया है। डिक्टेटरशिप वाली बात आ रही है। मुझे इतिहास का ऐसा पहला कोई इतना कमजोर तानाशाह दिखाई दिया है जो 240 सीट लाया है। हाँ। मतलब पुतिन को भी एक तरीके से तानाशाही कहते हैं वो लोग। 25 साल से 25 साल से बैठा हुआ है, उसको कोई हरा नहीं पा रहा है वहाँ पे रशिया में। लेकिन इंडिया का तानाशाह इतना कमजोर है कि वो अपनी सबकी अपनी गाली दम- भी खाता है। अपने दम पर अपनी सरकार नहीं बना पा रहा। अपने दम पे अपनी सरकार भी ना बना पा रहा, तानाशाह है वो, समझ रहे हो? तो ये ना एक नैरेटिव माना जाएगा इस वर्ड को, तानाशाह जो वर्ड था इसको मैं, हाँ डिक्टेटर, इसको मैं और नैरेटिव ये मानता जो ध्रुव राठी की वीडियो आई ना, उसके बाद से एकदम से वो हो गया हूँ। हाँ, तानाशाह, क्योंकि तानाशाह। अगर इंडियन लोग को देखा जाए, अगर तानाशाह बोला जाए तो सबसे पहले छवि आती है वो नॉर्थ कोरिया वाले का, हाँ, उसकी छवि आती है। किंग जोंग उन। तो वही लोग सोचे ये कि ना, तानाशाह किंग मतलब जोंग, मोदी भी तो कहीं ऐसा नहीं बन जाएगा। हाँ। तो ये चीज नैरेटिव की तरह काम किया कि नहीं मुझे वैसा तो नहीं चाहिए। लेकिन तानस, ये कौन सा तानाशाह है जो चुनाव भी करवा रहा है अपने देश में? चुनाव भी करवा रहा है। और ये कौन सा तानाशाह है जो हारते हारते बचा है? और सिंपल सी बात है कि ईवीएम हैक नहीं करवाया। हाँ, इस बार, हाँ ये बार मुद्दा है। ईवीएम हैक नहीं हुआ, सही बात है। इस बार ईवीएम हैक एक था ना कि आप साइकिल दबाओ, पंजा दबाओ, वोट कमल को जाता है। इस बार ये नहीं बार तो गया। चला ही नहीं। इस बार कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ क्योंकि इस बार सीट अच्छी आ गई। इस बार तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी को बयान देना पड़ा कि ईवीएम को अब ईवीएम 5 साल तक आराम 5 साल करेगी, तक उसके आराम बाद करेगा, गाली अगली साल गाली सुनेगा। ये तो इस बात बार ईवीएम, सही बात है, जब इतना ही वो था ईवीएम को लेकर के, इतनी ज्यादा एक तरीके से कहें कि डिसबिलीव था या कहें इतना विश्वास नहीं था उसके ऊपर, उसके बावजूद भी आज ईवीएम को कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं देख रहा हूँ अभी कितने, अभी हो गए ना
6-7 दिन हो गए, एक भी ट्वीट नहीं, एक भी ट्वीट नहीं EVM को किसी का भी ईवीएम को लेकर। एक वो कोई नेता है सपा का, भानु प्रताप सिंह शायद, जो जंतर मंतर पे धरना दिए थे ईवीएम को लेकर के, वकील भी हुआ। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो डाला भी था, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मार के भगा दिया था। जो नहीं, हमको लगता है ना जो पार्टी अभी कर रही है सब चीज सब बेकार है। ईवीएम के ऊपर बोलना ही नहीं चाहिए था इनको, पहले भी नहीं, क्योंकि इसके पहले खुद ये प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी 2008-9 में कि इसको हटाओ ईवीएम को, तो खुद नहीं सुन रहे थे इनकी बात, तो अब ये क्यों सुन लेंगे भाई? हाँ, मतलब जो भी सरकार में रहता है कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे ये एलिगेशन तो लगाता है। अडवाणी जी बैठे हुए थे उधर, सुब्रमण्यम भी साथ में, सुन लेना चाहिए था उस वक्त, ईवीएम को हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए था, तो अब क्यों सुने? और जो 2 साल वाला नियम लाए थे कांग्रेसी, तो लाई थी, तो राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। वही सबको देखा है। अब सबको ही देखा है। अब उसके बाद तो खुद ही कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। नहीं। तानाशाही कैसे है? इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए ध्रुव राठी को, कि किस तरीके से क्या होता है, कौन तानाशाह था, कितना बड़ा तानाशाह था, कौन किस तरीके का हरकत करता है, कौन क्या बयानबाजी दे के गया है, थोड़ा पढ़ाए। नहीं, मैं जानता हूँ कि युवा देख रहे वीडियो, दिखाए उनको सही चीज भी दिखाए, थोड़ा इतिहास भी बता दे, रियलिटी भी बता दे। हाँ, इतिहास नहीं, भी और- क्या हुआ है वो भी बता दे सब। जो भी तथाकथित अपने आप को, मतलब जो भी, मतलब पंजाब में कह लो या पंजाबी कह लो या सिख कह लो, मतलब सिख मैं नहीं जानता कि कौन कितना बड़ा वो है, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं ये तो दिख गया उस क्या नाम है, जो अमृतपाल सिंह की जो सीट वहां से जीता, कहीं ना कहीं अगर उन लोगों ने उसे वोट दिया है तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा उससे मिलती है। और उसने खुले मंच से सबकी मीडिया के सामने जब उससे कहा गया कि अब आप क्या भारत के संविधान के प्रति शपथ लेंगे, तो उसने खुले में कहा कि भारत कोई देश नहीं है, भारत कोई है कुछ है ही नहीं, ये सब यूनियंस वो हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना चाहिए इसे, मतलब जो भारत है उसे, तो एक तरीके से तोड़ने वाली बात कही। और हमेशा उसने कभी भी ये स्वीकारा नहीं कि भारत देश है, और उसको भी जो है अब सांसद बना करके वहाँ की जनता ने भेज दिया, तो ये भी है। और ये खूबसूरती है संविधान की और हिंदुस्तान की, जो आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप होता तो ऐसा आदमी जीत जाता है क्या? जीतता ना, उसको फिर चुनाव ही नहीं लड़ने देते। IPS अन्नामलाई हार गया, हाँ, वो खुद जेल में है, एक भी प्रचार नहीं किया, फिर भी वो फिर भी जीत गया, चुनाव जीत गया, अच्छे अंतर से जीता है, और ईवीएम से जीता है, और शपथ भी संविधान की लेगा, एकदम गजब लगता है। बात ये है कि एक पार्टी को जिताने के लिए प्रचार करने में कई लोग लगे, फिर भी बहुमत में नहीं आती, और एक व्यक्ति जेल में बैठा है, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की विचारधारा भी विचारधारा से मिलती होगी। एक और व्यक्ति पहले जीता था, वो MP बना था बाई इलेक्शन में, वो भगत सिंह को आतंकवादी बता रहा था, वो बाद में बनने के बाद बोला उसने, पहले नहीं बोला। हाँ, खालिस्तान का सपोर्ट मतलब वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। जो ये बना है अमृतपाल सिंह, ये तो खुले में खालिस्तान का सपोर्ट करता है, किसको नहीं पता कि नहीं करता है। ये तो इशारा बिल्कुल सीधे तौर पर इशारा है ना कि अगर आप वैसी मानसिकता वाले लोगों को वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं पार्लियामेंट भेजने के लिए, नहीं, तो फिर ऐसा आपकी भी विचारधारा क्या है कि आज 1 सीट है, अगले समय में 5 सीट होगा, 7 सीट होगा, एक दिन पूरे पंजाब पे कब्जा होगा उनका, 10 सीट ही है। और सबसे बड़ी बात है, यही लोग मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, हाँ, है ना, जबकि ये लोग एक बार असली डिक्टेटर को फेस कर चुके हैं। यदि डिक्टेटर होता तो किसान आंदोलन वापस नहीं होता। नहीं, हाँ, किसान आंदोलन वापस, हाँ, ये भी कैसा डिक्टेटर है जो अपने फैसले सड़क पे बैठने नहीं देता इनको, हाँ, वो सबको वापस करवा, जो कुछ होता है। सबसे बड़ी बात 26 जनवरी को जो झंडा फहराया था वो सब कोई जिंदा नहीं होता, चाहे फिर कोई जाता ही नहीं ट्रैक्टर लेके दिल्ली। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जबकि यही पंजाब एक बार असली डिक्टेटर को फेस कर चुका है 1984 में, 1984 में 84 के टाइम सबने देखा एक असली डिक्टेटरशिप को फेस कर चुका है। 75 में इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा फेस किया था, जो दिल्ली के दंगे हुए तब भी इन्होंने सबसे ज्यादा फेस किया, और उसकी इतना सब कुछ घटनाक्रम होने के बावजूद भी अगर ये आज की डेट में किसी दूसरे को, कांग्रेस के अदर किसी को छोड़ करके डिक्टेटर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद के अंदर भी झांक करके एक बार सबसे देख अच्छे से पता होगा तो उन्हीं को पता होना हाँ, चाहिए। खुद के अंदर भी झांक करके देख लें एक बार कि असली डिक्टेटर कौन था। 84 के दंगे किसने करवाए थे, किसके उसमें हुए थे, इशारे पे हुए थे, सबको पता है किसके इशारे पे हुए थे। और जो वो हुआ, क्या नाम है, ब्लू स्टार हुआ ऑपरेशन ब्लू, है ना, वो किसके इशारे पूरे अमृतसर को करके रख दिया था। तो ये सब तो उनको खुद देखना पड़ेगा ना, ये कि डिक्टेटर कौन था, असली डिक्टेटर कौन था उस टाइम में। आज उसी पार्टी को जो पंजाब है वो सबसे ज्यादा
बढ़ा चढ़ा करके अपने यहाँ लाया है। 6 सीट लेकिन कांग्रेस शायद उन्हीं विचारधाराओं के साथ थोड़ा सा मिलती जुलती है, तभी तो सरकार भी उनकी रहती है वहाँ पे। यदि विरोध में होते और चाहते कि ये खालिस्तान को समर्थक ना ही उपजे ना पन पे, तो खत्म कर दिए होते अब तक। नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा ना। नहीं, एक है कहीं ना कहीं अब जो अभी पिछले 10 साल से जब बीजेपी ने कांग्रेस ने ये देखा कि वो अपनी जमीन जो है पंजाब में खो रही है ना, तब से उसने जो ये एक बार फिर से जो खालिस्तान वाला जो ये है ना, एक तरीके से क्या कहेंगे उसको, चिंगारी जो है वो भड़का दी है खालिस्तान वाली। अदरवाइज पहले नहीं था, बीच में तो बिल्कुल। और उसके बाद कई सारे ऐसे ही बयान आए कि जैसे कुमार विश्वास का बयान आया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पूरा खालिस्तानी सपोर्ट ले रहे हैं। उसके बाद पन्नू का भी वहां से बयान आया कि इसने हमसे पैसे लिए थे चुनाव लड़ने के लिए, काफी उस पर भी जांच हो, हाँ उस पर भी जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी आग लगी, धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी बिल्कुल। और बिना पार्टी के समर्थन के कुछ नहीं होता, सबको पता है। सरकार उनकी कांग्रेस आम आदमी पार्टी खुद है वहाँ, और दोनों मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, तो सबको पता है सब चीजें कहाँ से हो रही है। तो कुल मिला के जो भारत में अपने में जो अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, जिसको आज की डेट में कहें या कांग्रेस की नज़र में कहें या लेफ्ट की नज़र में कहें कि वो मुसलमान होता है, ऐसा नहीं है। और भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं हमारे देश में, जिसमें कि 2 मंत्री बने हैं इस बार कैबिनेट में, क्रिश्चियन भी हैं, उन्हें भी उनको भी लिया गया है, और एक बुद्धिस्ट भी है, उन्हें भी जो है हमारे कैबिनेट में लिया गया है, मंत्री उसमें लिया गया है हमारी भारत सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये लोग एक तरीके से तालमेल करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तो ओबीसी को ही मंत्री पद मिला है इस बार, है ना? हर बार होता है तो चीजें, ओबीसी को सबसे ज्यादा शेयर मिला है मंत्री पद में भी, शायद 27 से 22, और हो सकता है कि आगे की तैयारी भी हो 2029 की। और ये जो ही मंत्रिमंडल देखने को मिलता है, इसका चुनाव से भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मंत्री, राजस्थान में भी मंत्री, यूपी को थोड़ा सा जो दिया गया उसमें खुश रहो वाला सीन है। उनके लिए और बढ़ाने की बात चल रही है, महाराष्ट्र और बिहार और झारखंड के लिए, साउथ में। हाँ, मतलब जहाँ जहाँ चुनाव है ना, थोड़ा सा उसकी नज़र से भी किया गया चीज़। अब जो लेटेस्ट में जहाँ चुनाव, फिलहाल हरियाणा के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्या लगता है हरियाणा में उस पर चेंज होगा? लग रहा है हरियाणा में जाएगा, मतलब बीजेपी की सरकार जाएगी। बीजेपी की सरकार जाएगी, क्योंकि खट्टर भी दिल्ली आ गए ना। खट्टर क्या वहाँ बीजेपी के खिलाफ बहुत वो हो गया है, विरोध हो गया है बहुत बीजेपी का। किस लिए हुआ ये नहीं पता है, बट कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हरियाणा भी एक तरीके से अगर उसमें देखा जाए कि जॉब के मामले में तो नंबर 1 पे इंडिया में, यूपी की ही तरह वो भी, वहाँ के भी लड़के जो है वो फौज और किसान प्लस में वो आंदोलन हो रहा था। किसान आंदोलन का हरियाणा पे तो खैर इतना असर नहीं पड़ा मुझे लगता है हरियाणा से, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ही हरियाणा में भी बहुत ज्यादा विरोध में रहते हैं लोग। नहीं, हरियाणा में भी तो तब असेंबली इलेक्शन हुए थे ना, किसान आंदोलन के जस्ट बाद ही तो हुए थे, बट लेकिन जीत तो गई थी ना बीजेपी। लेकिन इस बार नहीं लग रहा ऐसा कुछ, थोड़ा हवा चेंज है इस बार। दिल्ली का क्या लगता है? दिल्ली में चुनाव में यहाँ पे जैसे ही वो फ्री वाला आएगा मैटर, बीजेपी साइड हो जाएगी। और अगर ज्यादा बीजेपी उससे भी ज्यादा, अगर बीजेपी उससे भी ज्यादा वो करे तो हाँ, जो फ्री वाला रेवड़ी का काउंटर कर देगा ज्यादा जैसे दिल्ली में है, अगर नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम मुस्लिम तो जितवा रहे हैं ना इसको। ये मुस्लिम फैक्टर फिर आ गया, देखो फिर आया कहीं से घूम फिर के फैक्टर है। मैं जानना चाहता हूँ ST SC जो है पीछे वाले और मुस्लिम, ये दोनों को अलग करना चाहिए पहले। मतलब ये दोनों एक ही जगह पड़ता है वो, मतलब जैसे आपने कहा कि मुसलमान तो सिर्फ नहीं है, अल्पसंख्यक में और भी हैं, तो जो पूरा वोट है ना एक जगह पड़ता है, वो एक जगह नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी को या तो इनका वोट एक तरीके से कहा जाए मुसलमानों से खड़ा करो, हाँ मुसलमानों से अलग करवाए इनको, नहीं कैंडिडेट खड़ा करेगा वहाँ पे। मैं यही दिक्कत है, जहाँ पड़ जाता है वो बन जाता है कुछ ना कुछ। नहीं तो वो तो कैंडिडेट के ऊपर है ना, हाँ, ऐसे कैंडिडेट ये सोचना चाहिए इनको, बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। थोड़ा सा हिंदू फेस लेके जाते हैं दिल्ली में और सिर्फ मुस्लिम भरे हुए हैं, और बाहर से भी लोग उसी तरीके के हैं, और सबको फ्री पानी मिल रहा है, और बस तो है ही। रोहिंग्या जो बसा रखे हैं इतने सारे, कालका जी के पास है बिल्कुल बना हुआ है, पूरा टेंट लगा हुआ है, पूरा बकायदा बसा रखा है। एक जेजे कॉलोनी था, कोई कॉलोनी था, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। वहाँ पे टैंकर के लिए भी विधायक फोन नहीं उठा रहा, और एक कालका जी के पास वो जो बाहरी लोग वहाँ पे वैसे ही जा रहा है, वहाँ पे भिजवाया जा रहा है टैंकर पे टैंकर। एक जगह कॉल किया जा रहा है फिर भी नहीं पानी आ रहा है, और एक जगह जो बसें में सड़क पर उनको पानी भिजवाया जा रहा है। तो ये देखना चाहिए बाकी लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी काम करती है,
उनको पता है कि वोट भी मेरा यही है। हाँ, उनको तो ये कंफर्म है, उनकी 10-15 सीट तो मुझे लगता है वहीं से आती होंगी। 10 सीटें तो वही करते हैं। कौन कौन जगह है सब हाँ, सब जगह सब पे भरे हुए हैं लोग। सही है। और बीजेपी कोशिश भी कर ले तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है फाइट सीट बढ़ेगी, फाइट होगी। सीट बढ़ सकती है। उतना बहुमत नहीं मिलेगा जितना हमेशा से उसको मिलता आ रहा था। मतलब एक और फाइट मुझे बन लगता है जाएगी। और एक चीज और लगता है ना कि दिल्ली में कोशिश भी नहीं करते बीजेपी उस तरीके से। नहीं, कोशिश तो पूरी नहीं, करती इस है। बार तो- बीजेपी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो पार्षद के इलेक्शन तक में कोशिश करती है। शिवराज सिंह चौहान आए थे प्रचार करने, हाँ, मैं बता सीएम रहा हूँ। आए थे वो। नहीं, ये चीज हाँ। क्योंकि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है ना, इलेक्शन मैनेजमेंट, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। शाम वो लोग शाम किसी भी सब चुनाव को लगाते नहीं, हैं। वो लोग किसी भी चुनाव को हारना नहीं चाहते या ये नहीं कहना चाहते कि हमने मेहनत नहीं की। अगर उसकी बात करोगे, क्या नाम है, प्रचार की बात करोगे, तो मोदी की रैली सबसे ज्यादा निकल गई है इस बार। जबकि भारत जोड़ो यात्रा में इतना राहुल गांधी घूम लिए, उसके बाद भी मोदी ने उनसे ज्यादा रैली कर ली 2 हाँ। महीने में। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज में तो आगे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे दिल्ली में कि सीएम इसका केजरीवाल जेल में है तो छवि खराब हो गई। कुछ छवि नहीं खराब हुआ और हीरो बन गया उन लोगों की नजर में। हाँ। जेल से सरकार चला रहा आदमी। वो तो अपने आप को और भगत तानाशाह घोषित करवा दिया सच के। भगत सिंह कह रहा है वो तो। भगत सिंह के वंशज का आदमी है वही तो। नहीं, खुद को भगत सिंह का रूप और अवतार famous कहते हो गया और हीरो हो गया वो। हाँ, उनकी पत्नी तो कह दी ना, हाँ। सुनीता जी की, ये पूरा पिछले जन्म में हाँ। क्रांतिकारी थे। और आंख बंद करे तो नजर भी आएंगे, ये भी बयान था उनका। तो वही है। दिल्ली में तो नहीं होगा देखो, काम दिल्ली में नहीं हो सकता। मुझे लगता है बीजेपी आना मुश्किल हाँ, है। दिल्ली में नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बहुत अंदर तक चला गया फ्री वाला चीज। या तो इसका काउंटर कुछ लाएं अच्छा, और अच्छा कुछ। एक बार ये लोग कुछ कर रहे थे डिस्कस 300 यूनिट वाला। हाँ, कि पैसा बचेगा, सरकार सोचो अगले महीने तक इस तरह का कुछ लाए तो ठीक है, सोचिए तुम। लेकिन दिल्ली में जनता पढ़ी लिखी है, सोच के ये लोग कुछ करे तब, जब करके दिखाएंगे तभी तो वोट हाँ। देंगे। क्योंकि सातों से और दिल्ली की जनता ऐसी हो गई है कि अपने यहाँ केजरीवाल चाहती है, और स्टेट में और सेंटर में मोदी को चाहती जिनसे उनको कम मतलब है दिल्ली भेज दो, सरकार में दूर रहे, है। उनसे फ्री चाहिए उसको पास में ये रखिए, आपस में लड़ते रहें और हाँ, हमारा मेरा फायदा हो। हमारा विकास होता हाँ। रहे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर केजरीवाल कुछ विकास नहीं करवाएगा तो बीजेपी हाँ, वाले एकदम से उसका एलजी प्रचार बैठे कर हैं देंगे। उधर, एलजी के हाँ। पास जाएंगे, एलजी बैठे तो केजरीवाल के पास जाएंगे। और ये लोग कुछ करेंगे तो केजरीवाल उधर हाँ, करेगा, इसलिए सही है। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो केंद्र वाले में बैठा रखे हैं, हाँ। और हमारा डेवलपमेंट करना है तो राज्य सरकार में बैठा रखे हैं। ये तो बात ये है। फिक्स कर रखा है दिल्ली वाले पहले से। ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए हर जगह। अपना फायदा देख रहे हैं कुल मिला के। सब देखता है अपना फायदा, नेता भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। सही बात है। सब देख रहे हैं भाई अपना फायदा। आप भी देख रहे हो। नहीं अपना तो अभी अच्छा, एक चीज और, मैं इसमें एक चीज और, जब ये वाली बात हो रही माइनॉरिटी वाली, तो अभी मैं एक डाटा देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि इस वक्त देश के जो सबसे उच्च पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसमें 15 या 20 की लिस्ट में कोई भी मुस्लिम नहीं है। इसलिए भी मुस्लिम कह रहा है कि हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है राजनीति से, भारत की राजनीति से हमें बिल्कुल विमुख कर दिया गया है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन फिर मैं बयान याद करता हूँ जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, अंसारी जी, हाँ, है ना, वो insecure हामिद feel अंसारी कर रहे जी, थे। वो 10 साल उपराष्ट्रपति रहे इस देश के, बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब जिसे हिंदुत्ववादी वाली गवर्नमेंट कहा हाँ। जाता है, उसमें वो उपराष्ट्रपति थे 10 साल के। और उसके बाद जैसे ही हटे, वो कह रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर हाँ, रहे हैं। इनसिक्योर फील कर रहे थे। नहीं, जो ये इस तरह के से मांग कर और रहे वो हैं विदेश कि- में भी कई कांड करके आ चुके हैं पहले भी। हाँ, सबको पता है उस तरीके से क्या बोलते हैं। वो थे ना, राजदूत थे ना पहले हाँ। विदेशों में, तो वो नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं ना कि हमको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। जब बीजेपी जाती है वोट मांगने तो आप भी उनको साइडलाइन ही कर देते हैं। हाँ, सही बात है। सर, लेकिन ये बीजेपी साइडलाइन वाली बात पे एक चीज मुझे याद आ रहा है कि 1952 से लेते हैं जब पहला चुनाव हुआ, ठीक, उस वक्त 25 एमपी थे मुस्लिम हमारे पार्लियामेंट में अच्छा, टोटल, टोटल। 1957 में हुआ 23 थे। ठीक है। 1980 में चले जाते हैं 49 थे। 1984 में 45, 2004 में 35, 2014 में 23, 19 में 26 और 2024 में 24। साइडलाइन कहाँ हुआ? हाँ, लगभग बराबरी है। बैठ लगभग रहे हैं थोड़ा- लेकिन थोड़ा गलत जगह बैठ रहे हैं लोग।
तो आप नहीं, बैठ आप रहे तो सबसे बड़ी बात ये भी आप तो जहाँ समझो ना। रहेंगे आपको जीत कर आना पड़ेगा सबसे ना। बड़ी बात ये भी है कि जिस विपक्ष को इस बात की चिंता है कि ठीक से इनको नेतृत्व नहीं मिल रहा है, तो अपनी सीटें दो उन्हें। हाँ बीजेपी का तो खुला है, वो नहीं देती है। उसको अगर कोई कैंडिडेट ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ से जीत सकता है तो उसको देगी, है ना। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? इस बार भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को तो भाजपा ने दिया, हाँ, लेकिन नहीं जीता। अगर नहीं जीतता तो जीता, मंत्री हाँ। पद में भी मिल सकता था, अगर जीत पक्का के मिल आता। पक्का मिल केरल का एक जीता उसको सीधा मंत्री बनाया लोग। हाँ, क्योंकि वो ऐसी चीज थी कि केरल में आज तक नहीं हाँ। हुआ था। तमिलनाडु में भी पूरा अगर केरल के लिए रखने वाला अकेला हाँ, इस तरीके से इसलिए। मैसेज देना चाह रहे थे। और तमिलनाडु में भी अगर एक भी सीट आती, अन्नामलाई अगर जीतता तो वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनता, ये पक्की बात थी। ये तो सब इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई मुस्लिम भी जीतता तो वो भी नहीं तो देखो, जिस तरीके से अगर ये भी हम देखें कि मुस्लिमों को क्यों नहीं है राजनीति में लाया जा रहा है, कि तो ये कोई पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि हर पार्टी को पता है। किसी के नहीं। हाँ देखो, बीजेपी का तो है ही नहीं वोटर, लेकिन जो कांग्रेस, मुस्लिमों को ये समझना नहीं, जिनको हम वोट देते हैं वो भी हमारा इस्तेमाल ही कर रहे हैं अभी भी। हाँ कोई वो बचा नहीं रहे हैं किसी डिक्टेटर से, उन्हें किसी बस डरा तानाशाह कर से रखे हैं। बचा नहीं रहे, बस वो डरा रहे हैं कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। शेर कभी नहीं आएगा, वो आ भी नहीं रहा है, खा भी नहीं रहा, फिर भी डर वो रहे सिर्फ हैं। डरा रहे हैं उसको दिखा करके कि ये देखो, ये देखो, ये देखो। जबकि सबसे लेकिन ज्यादा कोई उनको बताने वाला होना चाहिए इस तरीके से, जैसे पीछे वाले जो STs उनके खुद के नेता नहीं, मुसलमानों के खुद के नेता जो मुस्लिम हैं वो भी उन्हें यही डराते हैं। जो कांग्रेस के नेता है वो तो अलग ही चीज छोड़ दीजिए, जो मुसलमानों के खुद के नेता हैं उनको जो समझाना चाहिए जिन्हें, उन्हें वो खुद उन्हें डरा करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लोग थोड़े जागरूक जबकि हो गए। एक डाटा आया था ना कि सबसे ज्यादा मदरसा से बाहर पढ़ने वालों को और कंप्यूटर देने का काम कुरान के साथ साथ मोदी जी ने किया है, मतलब मुख्य धारा में लाने का काम मुसलमानों को। लेकिन फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। वोट तो वहीं जाना है ना, मोदी को। मदरसा एक काम तरीके- करवाना, फिर बताना कि 2002 गलत है, के बाद 2002 के बाद इस देश में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसने मोदी को अपना दुश्मन बना लिया है, दुश्मन समझती है। ये बात माननी चाहिए। आज भी बीजेपी ना माने तो अलग बात है, लेकिन जो आम नागरिक की तरह हमें ये चीज दिखाई देती है, जिस तरीके से वोट परसेंटेज घटा हाँ। है, जिस तरीके से वोट नहीं मिलता है, अंदर खाने भले ही बाहर से बोल देते हैं अच्छा है, अच्छा कर रहा है, हमें कुछ फर्क इस बार नहीं उनके पड़ता। पास जवाब नहीं है। पहले हाँ। पूछते थे बीजेपी नेताओं से तो लोग डाटा देते थे हाँ, कि देखिए 14 से ज्यादा वोट हमको 19 से मिला था हाँ। और 19 से ज्यादा वोट हमको 24 से मिलेगा। हाँ। लेकिन अब देखो, अब भूल जाएंगे, अब इनको बोलना नहीं होगा। अब उनके पास वही नहीं, डाटा ही वो है ही नहीं। हाँ, ये नहीं अच्छा, बोल पाएंगे लोग। नॉर्मली भी अगर आप किसी यूपी जैसे स्टेट में रिपोर्टिंग करने जाए और किसी मुस्लिम से पूछे कि सरकार कैसी चल रही है, तो कहेगा ठीक ही है, हमें क्या ठीक ही, ठाक चल रही है। हमें क्या ही, हमें तो अपना करना है, खाना है। लेकिन यही अगर आप थोड़ा सा रिजाइन चेंज हो, किसी और की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, तो वो बताते हैं कि क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो पहले भी ऐसी आई हैं कि हमारी सरकार आने दो, पुलिस हाँ, वालों को धमकाते हुए देखा गया। हाँ, वो एक डर का माहौल है उन लोग में कि ये मेरी सरकार है, इनको साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो कुछ बुराई भी नहीं करते। डर से। वरना और किसी स्टेट में जाओ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे तो खुले नहीं देखिए, बोलते। बात ऐसी कि अगर डर का माहौल होता उनके लिए देश में और उनके लिए खतरा होता, तो जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते उनसे पूछा जाता कि आप संविधान को मानते हैं, तो उनका कुरान। जवाब ये नहीं होता कि कुरान मेरे लिए सर्वोपरि है, संविधान बाद में, संविधान सेकंड है। सेकंड। एक चीज और उनको समझ में नहीं आता कि जैसे ही उनको बोलो कि यूसीसी आ रहा है आप मानेंगे, तो नहीं, हमारे लिए तो कुरान तो 4 संविधान शादी कहाँ करेंगे। गया? और जैसे बोलेंगे देखिए योजना कोई आया है, संविधान के तहत आपको मिल रहा है, आप लेंगे। अब हाँ, एक बिल्कुल लेंगे। कंट्रोवर्सी यहाँ पर निकलता है कि अगर वो संविधान नहीं मानते थे, कुरान मानते थे, तो फिर संविधान बदलने वाला बयान उनके लिए इतना सर्वोपरि कैसे हो गया? हाँ, ये भी बात सही, ये तो बात सही है कि अगर वो कोई आदमी, कोई अगर शरिया मानता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए संविधान कैसे इतना नहीं, important आप हो गया पूछिए उनसे अचानक कि से? यूसीसी आ रहा है, उसमें आपको 1 शादी अलाउ है, 4 नहीं होगा, मानेंगे उसको? तो लोग नहीं मानेंगे, मेरे इस्लाम के खिलाफ है। फिर बोलेंगे देखिए संविधान आपको अधिकार देता है कि राशन मिलना चाहिए, चाहे आपको घर मिलेगा तो आप लेंगे संविधान के तहत, तो हाँ बिल्कुल लेंगे। जबकि इस्लाम में तो हराम है, कोई हराम भी है। भीख लेना, सब हराम है। सब्सिडी लेना, भीख हाँ, लेना, लोन लेना, ब्याज लेना, उनको तो मेहनत करना सिखाया, सब जन्नत हराम है। जाना है, खुद करो सब। सब हराम है ना। हाँ, वो खैरात हराम भी- खैरात भी नहीं, हराम है उनका। सुविधा हराम नहीं है। जो सरकार की योजनाएं जो उनके फायदे की, वो हराम नहीं है। लेकिन संविधान में अगर कोई अच्छे नियम लाए जा रहे हैं, अच्छा चेंज किया जा रहा है, तो वो एकदम से खिलाफ हो जाता इस्लाम के खिलाफ। है। ये तो बहुत से मुस्लिम नेता जो है उन्होंने खुले में कहा है।
तो इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। इनको पढ़ाना चाहिए, और जो अब तक नहीं पढ़ा है, कोशिश कर रही थी सरकार पढ़ाने की। पढ़ाना नहीं, पढ़ाई ही कुछ नहीं, जागरूकता लानी पड़ेगी। तो पढ़ाई से पढ़ेंगे तभी तो वही नहीं हो रही है, पूछो नहीं इनसे हो तो रही बोलते है, हैं कि ये नहीं हो रही है। ये तो आजमाइश की दुनिया है, हम इनके ये जो दुनिया की मुस्लिम तैयारी कर स्कॉलर्स जो है ना, पढ़ेंगे वो तब इनको तो। सही ज्ञान ही नहीं देते। मुस्लिम स्कॉलर भी थोड़े दिन बाद वो सॉफ्ट हाँ, वो लाते हैं जब ना, इनसे वो कुछ लाते हैं। पूछे तो बोलेंगे ये कौन सी ये दुनिया है, तो बोले नहीं ये ये आजमाइश की दुनिया हम है। अगली दुनिया की तैयारी कर तैयारी रहे हैं, कर तो कौन पढ़ा रहा है? सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वो भी एक हम्म। चीज होती है जो कि खैर इस पे हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मेन वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी ये एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा होता है। बहुत बड़ा रीजन है जो बीजेपी की इस बार इतनी सीटें आई हैं। 30-40 सीट पर ये लोग कंट्रोल रख रहे हैं, समझ में आ गया, 30 सीट के आसपास। चलो तो अब कहाँ पे चुनाव है अभी? अभी लेटेस्ट तो झारखंड, बिहार, झारखंड, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और और हरियाणा। महाराष्ट्र और हरियाणा, 5 पांच स्टेट। तो क्या लगता है महाराष्ट्र में? स्टेट तो चाह रही है कि यूटी। महाराष्ट्र में क्या लगता है? महाराष्ट्र में ये लोग तो नाराज बहुत ज्यादा हैं, उद्धव ठाकरे गुट। फिर भी क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी अगर जुगाड़ लगा के की जाए तो? जुगाड़ तो फिर बीजेपी आ गए। जुगाड़ में तो फिर लेकिन जो एमपी की इस बार सीट्स आई हैं उस हिसाब से क्या लगता है? ये तो सब बंटा हुआ है, इससे कुछ नहीं डिसाइड होता है। ये फिर एनसीपी भारी है, शरद पवार वाला और उद्धव गुट जो है वो भारी पड़ेंगे। हाँ, वो भारी महाराष्ट्र में पड़ेंगे। कुछ हो सकता है मतलब। और क्या नाम है हरियाणा? हरियाणा में चेंजेस हो कांग्रेस। जिस लेकिन हो सकता है जिस क्लोज तरह फाइट का हो। भी- हाँ, क्योंकि हाँ, सीट जैसे जिस हिसाब से लोकसभा बटा में है। जिस तरीके से 5-5 क्लोज फाइट हुआ है, हो सकता है इसमें। क्लोज फाइट हो। लेकिन ये भी है ना कि नजर आ गया कांग्रेस को कैसे वोट लेना है। कैसे झारखंड में मेरे ख्याल में चेंज हो सकता है इस बार। झारखंड में ये लोग मेहनत करेंगे तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ उनका सीएम जेल में है तो उसका भी उनको टीस है। और जिस तरीके से एक बयान आया था आदिवासियों को लेकर के, जो सुधीर चौधरी ने दिया था यहाँ से, फिर उसका भी बहुत असर है हम लोग पे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो लोग लोकल मुद्दा हावी होता है और लोग प्रॉपर उस पर ले जाते हैं। और वो सारे जो बयान होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में चलता रहता है लोगों, हम्म। और जब वोट देने जाते हैं तभी अब वो बिहार बयान में- खटकता है। बिहार में तो जातिगत समीकरण है, बिहार में लोकतंत्र है नहीं। जाति सिंपल तंत्र है। जाति तंत्र है। तो वहाँ मतलब एक तरीके से समझा जाए कि आरजेडी आ सकती है, आरजेडी और गठबंधन आ सकती है, लेकिन आरजेडी जिस प्रकार से पीटी है इस बार हाँ, लोकसभा में, ये तो बात सही है। नहीं, अपने उससे पिटे हैं, थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने में भी। कैंडिडेट से भी हो सकता है कि कैंडिडेट से बहुत नाराज था। जिस तरह बीजेपी के कैंडिडेट से बहुत नाराजगी थी। जैसे आरजेडी 3 सीट तो खुद लेके गई थी ना, खराब करने गई थी। 3-4 सीट ऐसा था जहाँ उसको पता था कि कुछ नहीं लेकिन होगा। बिहार में मुझे लगता है क्लोज फाइट देखने को मिलेगी। ये दोनों साथ में रहे तो नीतीश हाँ। और बीजेपी। नीतीश और पासवान और ये चिराग भी तो चिराग मतलब पासवान, हीरो अब तो हो गए। भाई Strike 5 rate- कॉन्स्टिट्यूंसी 5 लोकसभा 100% कॉन्स्टिट्यूंसी का strike मतलब rate। समझ रहे हो? हाँ। 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 16 विधायक। असेंबली आती होंगी सर, हम्म। तो कम से कम 15-16 असेंबली का तो हकदार हो गया है वहाँ पे भी। लेकिन चिराग को बिहार में भी उतना लोग उस तरीके से नहीं लेते। अब तो देश ले रहा है। वही तो दूर दूर की चीज है ना, वो नजदीक में उस तरीके के सब नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के 5 स्टेट्स में 2 से 3 में जो है बीजेपी फॉर्म कर सकती है, 2 अब उनको लूज करना और पड़ेगा। विपक्ष के पास भी बहुत बड़ा ताकत आ गया एक तरीके से। ताकत है, जैसे हाँ। पहले वेंटिलेटर पे जिंदा थे, मुझे लगता है अब लेकिन इसमें ये आ गया जो ज्यादा। इंडिया गठबंधन है ये स्टेट में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये टूट लेकिन इसका जाएगा। इस्तेमाल करेंगे वो लोग। ये टूट जाएगा स्टेट ये में, टूट कैसे जाएगा करेंगे? और उसका इस्तेमाल- शुरुआत दिल्ली मतलब से हो चुका है। साथ में नहीं होंगे, लेकिन इसका दिमाग में होता है और हाँ। जनता के बीच पता है कि इतना होने के बाद ये हो रहा था, मोदी जी की हो सकता है किरकिरी हो साथ रही थी, में थोड़ा सा सरकार नहीं बना पाए, तो इसमें क्योंकि मैसेज स्टेट जाएगा। गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहती कि हमारे उसमें दखल हो किसी गठबंधन या हाँ। उसका। दिल्ली में तो साफ कर दिया ना लोग, गोपाल लड़ेंगे अलग अलग, बाद में भले ही साथ बाद में में भले ही सरकार फॉर्मेशन की बात आए तो हो सकते हैं। लड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि स्टेट में ये लोग अलग हो जाते हैं। जैसे- बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया ब्लॉक में कौन कौन टूट रहा है, कौन भाग रहा है, क्या होता है। वो तो बनाएंगे। तो ये चर्चा थी जो मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर के थी, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के थी, और जो सवाल उठाए जा रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट में जो है वो मुस्लिमों को मंत्री नहीं बनाया गया, उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, और भी तमाम बातें जो चुनाव के बाद से जुड़ी हुई थी, मंत्री पद जो शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से जो उठ रही थी, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के 5 राज्यों के, उन पर भी चर्चा हुई। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।